हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 2, दैट इज़ फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। द कंपनी स्टैब्लिशेस पावर। ट्रेड से टेरिटरी की तरफ कैसे कंपनी ने अपना रुख करा और एक पावर बनी। औरंगजेब लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। उसने स्टैब्लिश कर रखा था कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी। उसकी डेथ के बाद 1707 में बहुत सारे मुगल गवर्नर, सूबेदार, बिग जमींदार ने अपनी अथॉरिटी असर्ट करना शुरू करा और रीजनल किंगडम्स बनाए। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स जैसे जैसे इमर्ज होने लगे, दिल्ली जो है वो अब इफेक्टिव सेंटर नहीं रहा था। जैसे सेकेंड हाफ आया 18th सेंचुरी का, दैट इज 1750, एक नई पावर इमर्ज होने लगी ऑन द पॉलिटिकल हॉराइजन, द ब्रिटिश। क्या आपको पता है कि जो ब्रिटिश थे वो एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह आए थे और बाद में वो मास्टर बन गए इस वास्ट एम्पायर का। ये इमेज है जिसमें बहादुर शाह जफर के बच्चों को कैप्टन हेडसन यानी कि एक ब्रिटिश ऑफिसर ने अरेस्ट कर लिया है। जैसे ही औरंगजेब, आफ्टर औरंगजेब कोई पावरफुल मुगल रूलर बचा नहीं था, बट मुगल एम्परर्स जो थे वो अभी भी सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट थे। इनफैक्ट जब एक मैसिव रिबेलियन हुआ अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन 1857, बहादुर शाह जफर जो मुगल एम्परर था उस टाइम का, उसे एज अ नेचुरल लीडर देखा गया लोगों के द्वारा, क्योंकि अभी भी वो सिंबॉलिक लीडर तो थे ही। जैसे ही रिवॉल्ट जो है वो कंपनी ने नीचे फोर्सफुली ख़त्म करा, तो बहादुर शाह जफर जो है उन्हें अपना किंगडम छोड़ के जाना पड़ा। उनके बच्चों को उनके सामने मार दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब इंडिया रूट्स टू इंडिया इन 18th सेंचुरी, उस टाइम पे सबसे जो पॉपुलर रूट हुआ करता था वो ब्रिटिश से लेके पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट पास करके ये वाला रूट हुआ करता था। ठीक है, केप ऑफ गुड होप तक ही पहले ब्रिटिश यूरोपियंस आ पाए थे। उसके बाद वास्को डिगामा पहली बार सी रूट के थ्रू इंडिया आए। बाद में इन्होंने ये वाला रूट भी डेवलप करा जिसे स्विस कैनाल से एंट्री कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में आई 1600 में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हें चार्टर मिला फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ वन। उन्होंने सोल राइट दे दिया कि आप ट्रेड कर सकते हैं ईस्ट में। इसका मतलब था कि और कोई ट्रेडिंग कंपनी इन इंग्लैंड कुड compete विद ईस्ट इंडिया कंपनी, और कोई ट्रेडिंग कंपनी compete नहीं करेगी विद दिस चार्टर। जो कंपनी थी, कंपनी का वेंचर था अक्रॉस द ओशंस लुक फॉर न्यू लैंड्स, है ना। यानी कि उन्होंने चार्टर दे दिया कि इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी ही ईस्ट की तरफ जाएगी और कोई कंपनी नहीं जाएगी। तो उन्होंने वेंचर ढूंढना शुरू करा, नए लैंड्स ढूंढने शुरू करे विच इट कुड बाय गुड्स एट, जहाँ से वो सस्ते सामान खरीद सके चीप प्राइस पे और उसे यूरोप ला के हाई प्राइस पे बेच सके। कंपनी डिड नॉट हैव फियर फॉर ऑफ कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज से उन्हें कोई डर नहीं था। मर्सेंटाइल क्या है? एक बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड। एक बिजनेस एंटरप्राइज जो बिजनेस होते हैं जो कि ट्रेड से सामान, सस्ता सामान खरीद के महंगे दाम पे बेचने वाले को हम मर्सेंटाइल कहते हैं। तो मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज उस टाइम पर प्रॉफिट कमा रही थी। ज़्यादातर ये कंपटीशन नहीं होता था इनके पास, जिससे कि ये सामान को बहुत सस्ते दाम पे खरीद के बहुत महंगे दाम पे बेच सकती थी। अब जो रॉयल चार्टर था, हाउ एवर कुड नॉट प्रिवेंट, बट रॉयल चार्टर सिर्फ इंग्लिश कंपनीज को रोक सकता था, दूसरे यूरोपियन कंपनीज को ईस्टर्न मार्केट में नहीं रोक सकता था। इस टाइम तक जो फर्स्ट इंग्लिश शिप थी वो आई, sailed down the west coast of Africa round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean. The Portuguese जो थे उन्होंने already establish करी थी अपनी presence in the western coast of India and had their base in Goa. In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered this sea route. ये एक वास्को डिगामा था। अब जो पोर्टुगीज थे उन्होंने अपनी प्रेजेंस वेस्ट कोस्ट में दिखाई, अपना बेस गोवा में बनाया। वास्को डिगामा एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था जिसने डिस्कवर करा सी रूट टू इंडिया इन 1498। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी जो डच थे ये भी एक्सप्लोर करने लगे पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशन। सून जो फ्रेंच ट्रेडर्स थे वो भी आ गए। तो जो प्रॉब्लम थी अब ये थी वॉज दैट कि जितनी भी कंपनीज थी वो इंटरेस्टेड थी इन बाइंग द सेम थिंग। जैसे कि फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन, कॉटन की क्वालिटी इंडिया में बहुत अच्छी होती थी। सिल्क प्रोड्यूस जो होता था इंडिया में उसका बहुत बड़ा मार्केट था यूरोप। पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमॉन ये सब ग्रेट डिमांड में, ये सारे स्पाइसेस भी ग्रेट डिमांड में थे। तो कंपटीशन यूरोपियन कंपनीज में जो था वो बढ़ने लगा।
इट पुश्ड अप द प्राइजेस एट विच ये जो गुड्स परचेज हो रहे हैं, दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न। सो ओनली वे ट्रेडिंग कंपनीज के पास ये था कि वो एलिमिनेट कर दे राइवल कॉम्पिटिटर्स को। तो उन्होंने अर्ज करा कि वो सिक्योर करे मार्केट्स, देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। Though the 17th and 18th century they regularly sank each other's ship, blockaded routes, ये सैंक करने लगे कंपनीज, ब्लॉक करने लगे रूट्स, प्रिवेंट करने लगे राइवल शिप्स को कि वो मूव करे सप्लाईज ऑफ गुड। ट्रेड्स जो था वो कैरी होने लगा विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट जो थी उन्हें फोर्टिफाई कर दिया गया, उनके आसपास दीवार लगा दी गई जिससे कि कोई चोरी चकारी ना कर सके। लोगों के पास लोग हथियार लेके वहाँ खड़े होने लगे। ये जो एफर्ट था टू फोर्टिफाई सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड, इट लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स। अब उन्होंने यूरोपियन से बचने के लिए अपना फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया, लेकिन इससे उनका लोकल रूलर्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अब जो कंपनी थी उन्हें ये डिफ़िकल्ट लगा कि वो सेपरेट करे ट्रेड को फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ट्रेड करना शुरू करा बंगाल में। पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो थी वो सेटअप हुई ऑन द बेस बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। ये बेस था फ्रॉम विच जो कंपनी के ट्रेडर्स थे नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स, उन्हें फैक्टर्स जो थे वो ऑपरेट फैक्ट्री को ऑपरेट करने वालों को फैक्टर्स कहा जाता था। The first English factory was set up on the bank of river Hooghly in 1651. This was the base from which the company traders known at that time as factors operated. The factory had a warehouse where goods for exports were stored, and it had offices where company officials sat. As the trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. जैसे ट्रेड एक्सपेंड होने लगा, फैक्ट्री के अंदर वेयर हाउस होता था जहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाले गुड्स को रखते थे। इसमें ऑफिसर्स होते थे जहाँ पे कंपनी के ऑफिशियल्स बैठते थे। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ने लगा कंपनी ने परसुएड करा मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को कि वो सेटल हो जाए नियर फैक्ट्री। बाय 1696 इन्होंने स्टार्ट करा टू बिल्ड अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। 2 साल बाद इन्होंने मुगल ऑफिशियल्स को घूस देना शुरू कर दिया तो कि वो कंपनी की ज़मींदारी राइट्स दे दे ओवर 3 विलेजेस। By 1696, it began building a fort around the settlement. 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी rights over 3 villages. कंपनी को 3 विलेज के जमींदारी राइट दे जाए। उनमें से एक कैलिकटा थी जो बाद में सिटी ऑफ कलकत्ता और कोलकाता बनी। आज के टाइम पर हम कोलकाता कहते हैं। इट ऑल्सो परसुएटेड द मुगल एम्पर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। इसने परसुएट करा मुगल एम्पर औरंगजेब को कि वो एक फरमान इशू करे, ग्रांट करे कंपनी को द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। फरमान एक रॉयल एडिक्ट और रॉयल ऑर्डर हुआ करता था। अब जो कंपनी थी वो कंटिन्यूसली प्रेस कर रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन की उम्मीद कर रही थी, मैनिपुलेट कर रही थी एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस को, औरंगज़ेब फरमान को। फॉर इंस्टेंस औरंगज़ेब फरमान ने सिर्फ ग्रांट करा था कंपनी को कि वो उसके पास राइट है टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, लेकिन ऑफिशियल्स जो थे वो भी प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे और है ना वर कैरी ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, बट वो नहीं दे रहे थे। दिस दे रिफ्यूज टू पे causing an enormous loss of revenue for Bengal. इससे बंगाल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। How could the नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट, उसने क्यों प्रोटेस्ट नहीं करा? उसका रीज़न देखते हैं हम, है ना। लोकल बोट्स ब्रिंग गुड फ्रॉम शिप्स एंड मद्रास पेंटेड, ये पेंटिंग बनाई थी विलियम सिम्पसन ने। लोकल बोट्स जो हैं वो गुड्स ला रही हैं शिप्स में, ये देखो ये रही शिप्स, नाइस पेंटिंग ना। रॉबर्ट क्लाइव। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, अब ट्रेड से बैटल्स कैसे शुरू हुई? दो द अर्ली 18th सेंचुरी जो कॉन्फ्लिक्ट था कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल में वो इंटेंसिफाई हो गया। जैसे ही डेथ हुई औरंगज़ेब की, जो बंगाल नवाब्स थे उन्होंने असर्ट करने शुरू कर दिया अपनी पावर्स और ऑटोनॉमी एज अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम। मुर्शिद कुली खान जो है उसको फॉलो कर रहे थे अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। ईच ऑफ देम वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। देखो अब क्या हुआ, 18th सेंचुरी में कॉन्फ्लिक्ट कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल में बढ़ गया। औरंगज़ेब की डेथ हो गई, उसके बाद बंगाल नवाब जो थे उन्होंने पावर और ऑटोनॉमी ले ली। अदर रीजनल पावर्स भी यही कर रहे थे उस टाइम पे।
मुर्शिद कुली खान जो है वॉज फॉलोड बाय अली वर्दी खान, है ना। फिर सिराजुद्दौला आया उसके बाद में, से नवाब ऑफ बंगाल। ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। दे रिफ्यूज, इन्होंने रिफ्यूज़ करा कि कोई भी कंपनी को कंसेशन ग्रांट नहीं करेंगे। डिमांड करा लार्जर ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड, डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। एक्यूज करा कंपनी को ऑफ डिसीट एंड दे क्लेम दैट कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट of huge amounts of revenue and undermining the authority of the नवाब। एक्यूज़ करा कंपनी को कि वो धोखा दे रही है, डिप्राइव कर रही है बंगाल गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने से, और अंडरमाइन कर रही है अथॉरिटी ऑफ नवाब। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, कंपनी ने मना कर दिया था कि वो टैक्स पे नहीं करेगी। डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखने लगे एंड ट्राई टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स। Now the company on its part declared that the unjust demand of the local officials were ruining the trade of company। कंपनी ने कहा कि जो unjust demand है local officials की, उनका trade खराब कर रही है, and trade could flourish only if the duties were removed। It was also convinced that to expand trade, it has enlarged its settlement, buy up villages and rebuild its fort। Now जो conflict था, इससे confrontation हुआ और finally battle of प्लासी लड़ी गई। पपेट क्या होता है? एक टॉय दैट यू कैन मूव विद स्ट्रिंग्स। तो ये जो टर्म है वो यूज़ होता है टू डिसअप्रूविंग, टू रेफर अ पर्सन हु इज़ कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। नाउ डिड यू नो हाउ प्लासी गॉट इट्स नेम? प्लासी एक एंग्लिसिस्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ पलाशी, एंड द प्लेस ड्राइव द नेम फ्रॉम पलाश ट्री, known for its beautiful red flowers that yield gulal, the powder used in the festival of Holi। बैटल ऑफ प्लासी, जब अलीवर्दी खान का निधन हो गया 1756 में, सिराजुद्दौला जो था वो नवाब बना। कंपनी को टेंशन थी अबाउट हिज पावर और एंड कीन ऑन पपेट रूलर हु वुड, उन्हें एक ऐसा पपेट रूलर चाहिए था जो कि कंपनी को ट्रेड कंसेशन दे और उनका प्रिविलेजेस दे। तो उन्होंने सो इट ट्राइड डू विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला राइवल बिकम द नवाब, है ना। तो एक इन्फीरिएटेड सिराजुद्दौला ने आस्क बोला कंपनी को कि वो स्टॉप करे मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन। गुस्सा आ गया था सिराजुद्दौला, उसने कहा कि आप कम पॉलिटिक्स में अपना सर मत घुसाओ, फोर्टिफिकेशन बंद करो, रेवेन्यू पे करना शुरू करो, समझे। आफ्टर नेगोशिएशन फेल्स, तो जो नवाब थे उन्होंने मार्च करा विद 30,000 सोल्जर्स टू द company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blockaded English ships। जैसे ही नेगोशिएशन फेल हो गई तो जो नवाब थे उन्होंने मार्च करा 30,000 सोल्जर्स के साथ इंग्लिश फैक्ट्री में कसीम बाज़ार, कैप्चर करा कंपनी के ऑफिशियल्स को, लॉक कर दिया वेयर हाउस को, डिसार्म कर दिया इंग्लिशमैन को, ब्लॉक कर दी इंग्लिश शिप्स, एंड ही मार्च टू कैलकाटा टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर कंपनीज फोर्ट हेयर। जब ये न्यूज़ पहुंची और फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल जो थे मद्रास, उन्होंने फोर्स भेजी अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। री इन्फोर्स बाय नेवल फ्लीट्स, प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन जो थे वो विद द नवाब फॉलोड। फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनी आर्म्ड अगेंस्ट सिराजुद्दौला। कंपनी की आर्मी को ही सिराजुद्दौला के अगेंस्ट वो उतार दिया उसने। एक मेन रीज़न इसमें माना जाता है द डिफीट ऑफ नवाब वॉज द फोर्स इज लेड बाय मीर जाफर। ये सिराजुद्दौला का कमांडर था जिसने बैटल लड़ी ही नहीं कभी। क्लाइव जो था इसने मैनेज करा टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। तो मीर जाफर को उसने फंसा लिया कि भाई तुम मार दो सिराजुद्दौला का, तुम नवाब बन जाओगे। तो बैटल ऑफ प्लासी बिकम्स फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी वन इन इंडिया। ये जनरल कोर्ट रूम है ईस्ट इंडिया हाउस का, लीडन हॉल स्ट्रीट में। मीटिंग चल रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स की लंदन में। सिराजुद्दौला ये हमारे हैं। द प्रॉमिस ऑफ रिचेस, द टेरिटोरियल एम्बिशंस ऑफ द मर्सेंटाइल ईस्ट इंडिया कंपनी वर व्यूड विद डिस्ट्रस्ट एंड डाउट इन इंग्लैंड। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, रॉबर्ट क्लाइव रोट टू विलियम पिट, one of the principal secretaries of the state of English monarch, on 7 January 1759 from Calcutta. But so large a sovereignty may possibly
be an object too extensive for a mercantile company. I flatter myself that there will be little or no difficulty in obtaining the absolute possession of these rich kingdoms. Now I leave you to judge whether an income yearly of 2 million sterling with the possession of 3 provinces be an object deserving the public attention. Now after the defeat at Plassey, सिराजुद्दौला को assassinate कर दिया, मीर जाफ़र नवाब बन गया. Company was still unwilling to take over the responsibility of administration. Its prime objective was the expansion of trade, if this could be done without conquest. Though the help of local rulers जो थे who were willing to grant privileges, then territories need to be taken over directly. Soon company ने discover करा कि this was rather difficult, for even puppet nawabs were not helpful as company wanted them to be. तो after them they had to, after all, कि जो puppet nawabs हैं उन्हें भी basic appearance तो रखनी है लोगों के सामने, dignity and sovereignty, if they wanted respect from their subjects. So what could the company do? जब मीर जाफ़र ने प्रोटेस्ट करा, कंपनी ने उसे डिपोज कर दिया और उसकी जगह मीर कासिम को बैठा दिया. जब मीर कासिम ने कंप्लेन करी तो उसने उसको भी डिफीट करके इन बैटल फॉर्ट एट बक्सर में बैटल हुई, उसमें उसे हरा दिया और बंगाल से बाहर निकाल दिया. मीर जाफ़र को दोबारा बिठा दिया. Nawab had to pay rupees 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its war and meet the demand of trade and other expenses. It wanted more territories and more revenue. By the time मीर जाफ़र मर गया इन 1765, जो मूड था कंपनी का वो चेंज करा. हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स, क्लाइव ने डिक्लेयर करा कि हम खुद नवाब बन जाएंगे. तो फाइनली 1765 में मुगल एम्परर ने अपॉइंट करा द कंपनी एज अ दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल. द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ वास्ट, दीवानी राइट्स कंपनी को दे दिए. दीवानी ने अलाउ करा कंपनी को कि वो वास्ट रेवेन्यू यूज़ कर सकता है रिसोर्स ऑफ बंगाल. दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट कंपनी हैड earlier faced. From the early 18th century, its trade with India has expanded, but it had to buy most of the goods in India with the gold and silver imported from Britain. This was because at this time Britain had no goods to sell in India. The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of Diwani. Now revenue जो था इंडिया का could finance company expenses. ये जो revenue था वो यूज़ हो रहा था to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops and meet the cost of building the company fort and offices at Calcutta. कंपनी ऑफिशियल्स जो थे वो नबोब्स बन गए थे. इसका मतलब था कि जो कंपनी है उसने एक्वायर कर ली ज़्यादा पावर और अथॉरिटी, बट इट ऑल्सो मीन समथिंग एल्स. ईच कंपनी सर्वेंट बिगिन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स. जैसे बैटल ऑफ प्लासी हुई तो जो एक्चुअल नवाब थे बंगाल के वर फोर्स टू गिव लैंड्स एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज अ पर्सनल गिफ्ट, कि वो कंपनी ऑफिशियल्स को एज अ गिफ्ट देते अपनी लैंड. रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज अ फॉर्च्यून इन इंडिया. ही हैड कम टू मैड्रास नाउ चेन्नई फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743. वो 1743 में 18 की एज में आया था इंडिया. जब 1769 में वो गया तो उसका जो वर्थ था वो 4 लाख यूरो के अराउंड था. Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he himself cross-examined in 1772 by British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. इसकी वजह से शर्म खाकर उसने सुसाइड कर लिया 1774 में अपनी हरकतों की वजह से. However, not all company officials succeeded in making money like Clive. बहुत सारे मर गए in early death in India due to disease and war. And it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. Many of them came from humble background and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain and lead a comfortable life. Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches. They were called nabobs, an Englishized version of Indian word nawab. They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons.